कैसे हैं आप सब। इस वीडियो में हम क्लास 10 साइंस चैप्टर 8 का पार्ट 1 पढ़ने वाले हैं, जो कि है हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। बिफोर वी डिस्कस द मैकेनिज्म बाय विच ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, लेट अस आस्क अ मोर बेसिक क्वेश्चन, व्हाई डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस। तो ये चैप्टर आप जैसे देख सकते हैं, हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन कैसे करते हैं, और यही हम लोगों को मैकेनिज़्म इस चैप्टर में पढ़ना है कि आखिर रिप्रोडक्शन किस प्रकार से होता है। लेकिन इसके पहले एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है, व्हाई डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस, आखिर ये ऑर्गेनिज्म जो है वो रिप्रोडक्शन क्यों करते हैं। आफ्टर ऑल रिप्रोडक्शन इज़ नॉट नेसेसरी टू मेंटेन द लाइफ ऑफ एन इंडिविजुअल ऑर्गेनिजम्स, अनलाइक द एसेंशियल लाइफ प्रोसेसेस सच एज न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन एंड एक्सक्रीशन। तो जैसा आप देख सकते हैं यहाँ कहा जा रहा है कि जैसे न्यूट्रिशन है, रेस्पिरेशन है, एक्सक्रीशन है, ये एसेंशियल लाइफ प्रोसेसेस हैं जिनके बिना एक लिविंग ऑर्गेनिज्म जीवित नहीं रह सकता है, जबकि रिप्रोडक्शन उस प्रकार का चीज़ नहीं है। फिर भी यह आवश्यक क्यों है। On the other hand, if an individual organism is going to create more individual, a lot of its energy will be spent in the process. यदि कोई ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन करता है तो उसका एक बहुत ज़्यादा एनर्जी उसके बॉडी का उसमें लॉस होता है। तो फिर ये रिप्रोडक्शन क्यों करता है, इसके बारे में आप अपने क्लासरूम में डिस्कस कर सकते हैं, ये यहाँ लिखा गया है। चलिए तो आगे देखते हैं और क्या बातें लिखी गई है। इसके पहले मैं बता दूं कि इस पैराग्राफ में आपको कोई भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है जो कि एग्ज़ाम में पूछा जाए। Whatever the answer to this question, it is obvious that we notice organism because they reproduce. तो जब आप ये चर्चा कर रहे होंगे कि आखिर ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन क्यों करते हैं, तो आपको बहुत सारे आंसर मिल रहे होंगे। लेकिन जो भी आंसर मिले, आप यहाँ देख सकते हैं कि हम जो यहाँ ऑर्गेनिजम्स को देखते हैं, विभिन्न प्रकार के ऑर्गेनिजम्स को देखते हैं, वह क्यों देखते हैं, रिप्रोडक्शन के कारण। क्योंकि जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, यदि रिप्रोडक्शन करेंगे तो उनके यंग वंस आएंगे, उनके बच्चे आएंगे, तभी तो फिर उनका जनरेशन आगे बढ़ेगा और उन्हें हम देख सकेंगे या फिर वो इस पृथ्वी पे पाए जाएंगे। इफ़ देयर वेयर टू बी ओनली वन नॉन रिप्रोड्यूसिंग मेंबर ऑफ अ पार्टिकुलर काइंड, इट इज़ डाउटफुल दैट वी वुड हैव नोटिस इट एग्जिस्टेंस। यदि कोई ऑर्गेनिज्म है रिप्रोडक्शन करना बंद कर दे, तो क्या आपको लगता है कि उसका एग्जिस्टेंस बचा रहेगा? बिल्कुल भी नहीं, उनका एग्जिस्टेंस ही समाप्त हो जाएगा। कुल मिला के यह समझिए कि रिप्रोडक्शन एक ऐसा प्रक्रिया है जो कि ऑर्गेनिज्म को उसी प्रकार के ऑर्गेनिज्म को जन्म देने की शक्ति प्रदान करता है, जिसके कारण वो उस प्रकार के ऑर्गेनिज्म को पैदा करते हैं, अपने ही प्रकार के ऑर्गेनिज्म को पैदा करते हैं और अपने जैसे स्पीसीज़ को बढ़ाते हैं। तो यहाँ एक टर्म आप देख सकते हैं, ये स्पीसीज़ आया है। इसको हम लोग आगे की ओर मतलब नेक्स्ट चैप्टर में बड़ा डिटेल में पढ़ेंगे, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है। यूजुअली यहाँ जो लिखा गया उसमें बता देता हूँ। यूजुअली वी से दिस बिकॉज दे लुक सिमिलर टू ईच अदर। यहाँ स्पीसीज़ बोला जा रहा है कि जो सिमिलर लुक में सिमिलर हो, बिहेवियर में सिमिलर हो, उन्हें हम स्पीसीज़ कह रहे हैं। इसके बारे में डिटेल मैं आपको नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ाऊंगा, क्योंकि ये स्पीसीज़ इतना सिंपल टर्म नहीं है, ये बहुत ही लेंदी टर्म है। तो यहाँ पे देख सकते हैं सेकंड पैराग्राफ में भी कोई ख़ास बात नहीं पढ़ाया गया और इससे भी एग्जामिनेशन में कोई भी प्रश्न नहीं आते हैं। लेकिन जो हमारा नेक्स्ट पैरा है वो बहुत ही इंपॉर्टेंस का है। ये टॉपिक है, डू ऑर्गेनिज्म क्रिएट एग्जैक्ट कॉपीज़ ऑफ देमसेल्व्स। डू ऑर्गेनिज्म क्रिएट एग्जैक्ट कॉपीज़ ऑफ देमसेल्फ, क्या ऑर्गेनिज्म एग्जैक्ट कॉपी बनाते हैं उन्हीं के जैसा। तो आइए हम इस टॉपिक को पढ़ेंगे, लेकिन इसके पहले बहुत छोटी छोटी बातें आपको जाननी होंगी जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं यदि आपको ये सारी बातें समझनी है उसके लिए। यहाँ पे मैं आपको छोटी छोटी बातें बताने वाला हूँ जिसके बिना आप इस चैप्टर को समझ नहीं पाएंगे। तो आइए हम लोग शुरुआत करते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म किस चीज़ का बना होता है? सेल का। लिविंग ऑर्गेनिज्म सेल का बना होता है। सेल में क्या होता है? न्यूक्लियस। यदि ये यूकैरियोटिक सेल है तो इसमें न्यूक्लियस होगा, और प्रोकैरियोट्स है तो इसमें न्यूक्लियस नहीं होगा। तो देखिए, हम लोग मान के चलते हैं कि यहाँ न्यूक्लियस प्रेजेंट है, तो लिविंग ऑर्गेनिज्म बना होता है सेल का। सेल में होता है न्यूक्लियस और न्यूक्लियस में पाए जाते हैं क्रोमोसोम।
आप देख सकते हैं सेल में न्यूक्लियस, न्यूक्लियस में क्रोमोसोम। इस क्रोमोसोम की संख्या फिक्स होती है। जैसा आप देख सकते हैं कि यदि मैन है तो उसमें क्रोमोसोम की संख्या कितनी है 46। इसके बाद आप एक एग्जांपल ले लें पी, तो इसका देखिए क्रोमोसोम का नंबर कितना है 14। कॉर्न ले लें तो इसका क्रोमोसोम का नंबर क्या है 20। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि जो क्रोमोसोम है उसका संख्या फिक्स होता है। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ ह्यूमन क्रोमोसोम्स को दिखाया गया है। यहाँ आप देखेंगे कि 46 क्रोमोसोम हैं, 22 पेयर्स क्रोमोसोम यहाँ आप देख सकते हैं और 1 पेयर यहाँ पे है, तो 23 पेयर है, यानी कि 46 क्रोमोसोम है। तो ये मैं क्यों पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि इसकी आपको बहुत ही आवश्यकता है, इसके बिना आप आगे नहीं समझ सकते हैं। चलिए, तो आपने समझ लिया सेल में होता है न्यूक्लियस, हम लोगों ने मान लिया, और उसमें क्या होता है क्रोमोसोम, और क्रोमोसोम का संख्या क्या होता है फिक्स रहता है, और ऑर्गेनिज्म इस संख्या को मेंटेन करता है। ठीक है, तो उसके लिए अब हम लोग को पढ़ना है सेल डिवीज़न। सेल डिवीज़न मतलब क्या होता है कि एक सेल का बंटवारा होना और एक सेल से 2 सेल का बनना, इसे हम लोग क्या बोलते हैं सेल डिवीज़न बोलते हैं। मैं डिटेल नहीं पढ़ाऊँगा, लेकिन मैं ये बताने वाला हूँ कि ये सारे बेसिक चीज़ यदि आप जानेंगे तभी ये चैप्टर आपको समझ में आएगी। तो सेल डिवीज़न में ये क्रोमोसोम का संख्या को क्या किया जाता है मेंटेन किया जाता है। क्रोमोसोम जो है उसे मेंटेन किया जाता है। जैसे कि हमारे बॉडी में किसी भी अंग से आप कोई सेल निकालेंगे तो वहाँ पे मान लीजिए मैंने यहाँ हाथ से सेल निकाला या बाल से सेल निकाला, कहीं से मैं सेल निकाल रहा हूँ, तो उसमें क्रोमोसोम का संख्या क्या होगा 46 होगा। तो ये मेंटेन कैसे होता है, ये सेल डिवीज़न के द्वारा होता है। अब आइए हम लोग देखते हैं कि सेल डिवीज़न कितने प्रकार के होते हैं। सेल डिवीज़न 2 प्रकार के होते हैं। एक सेल डिवीज़न जिसे हम लोग कहते हैं माइटोसिस, और दूसरा सेल डिवीज़न जिसे हम लोग कहते हैं मियोसिस। एक और प्रकार का होता है जिसे हम लोग यहाँ नहीं पढ़ रहे हैं। माइटोसिस में क्या होता है, माइटोसिस में एक सेल से यदि 2 सेल बन रहा है तो उसमें क्रोमोसोम का संख्या ना घटता है ना बढ़ता है। जैसे क्रोमोसोम का संख्या 46 है, तो इसमें जो क्रोमोसोम होगा इसका डॉटर क्रोमोसोम, उसमें भी क्रोमोसोम का संख्या क्या होगा 46। और इस प्रकार से एक सेल से जब 2 सेल बनेंगे तो उसमें क्रोमोसोम का संख्या का परिवर्तन नहीं होता है। हमारे पूरे बॉडी में स्पर्म और ओवम को छोड़ के क्रोमोसोम का संख्या कितना होता है 46 होता है। इतना आप समझ गए। अब आइए देखते हैं मियोसिस में क्या होता है। मियोसिस में क्रोमोसोम का संख्या आधा हो जाता है। जैसे कि पेरेंट में यदि 46 क्रोमोसोम है तो डॉटर में 23 क्रोमोसोम, डॉटर सेल में 23 क्रोमोसोम बनेगा। जैसे कि उदाहरण के लिए स्पर्म और ओवम, स्पर्म में भी 23 क्रोमोसोम होते हैं और ओवम में कितने क्रोमोसोम होते हैं 23। तो आपने कुछ तो पढ़ाई होगा क्लास 8 में, स्पर्म और ओवम जब मिलते हैं तो जाइगोट का फॉर्मेशन करते हैं, और इस प्रकार से देखिए 23 और 23 कितने क्रोमोसोम हो गए 46 क्रोमोसोम हो गए। तो ये बात आप समझ गए। सेल में न्यूक्लियस, न्यूक्लियस में क्रोमोसोम, क्रोमोसोम का संख्या क्या होगा फिक्स होगा, ना घटेगा ना ही बढ़ेगा। कभी कभी घट जाएगा या बढ़ जाएगा तो उसे हम लोग वेरिएशन कहेंगे, जो कि आगे के चैप्टर में हम लोग पढ़ने वाले हैं कि वेरिएशन क्या होता है। अब इसके बाद मैंने बताया कि ये जो क्रोमोसोम है उसको मेंटेन करने के लिए सेल डिवीज़न होगा। ये 2 प्रकार का होगा, माइटोसिस और मियोसिस। माइटोसिस में क्रोमोसोम का संख्या बराबर रहेगा, और मियोसिस में जो नए सेल बनेंगे उसमें क्रोमोसोम का संख्या क्या हो जाएगा आधा हो जाएगा। इतनी बात मैंने आपको बताई। अब थोड़ा और बात मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ। चलिए, अब मैंने क्या बताया आपको, एक सेल से मान लीजिए 2 सेल बन रहे हैं, तो जो इसका मटेरियल है, मान लीजिए ये 46 क्रोमोसोम है, तो इसमें भी 46 क्रोमोसोम आना है और इसमें भी 46 क्रोमोसोम आना है। इसका मतलब क्या हो गया कि इसका जो मटेरियल है उसे क्या होना पड़ेगा डबल होना पड़ेगा। ये आप समझ रहे हैं, यदि एक सेल है उसे 2 सेल बनना है तो उसका जो मटेरियल है उसे क्या होना पड़ेगा डबल होना पड़ेगा। ये भी बात आप समझ रहे हैं। चलिए, तो अब हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और क्रोमोसोम से थोड़ा आगे बढ़ते हैं। ये बात आप याद रखेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगी। सेल है, सेल में न्यूक्लियस, न्यूक्लियस में क्रोमोसोम।
अब आगे बढ़ेंगे। अब देखेंगे कि ये क्रोमोसोम किस चीज़ से मिलकर बना हुआ होता है। यह डीएनए प्लस प्रोटीन का मिलके बना हुआ होता है। क्रोमोसोम किसका बना होता है? डीएनए प्लस प्रोटीन। तो प्रोटीन को अभी छोड़ देते हैं और ये देखिए यही है डीएनए। इसका मतलब क्रोमोसोम में डीएनए मौजूद होता है। तो अब ये डीएनए क्या है वो मैं दिखा देता हूँ आपको। यहाँ आप देख सकते हैं डीएनए का स्ट्रक्चर। यह एक डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर होता है और इसमें बहुत सारे कोडिंग होते हैं और इसी डीएनए में ये जो कोडिंग है उसी के थ्रू माता पिता के गुण उनके संतान में जाते हैं। तो अब आप समझ रहे होंगे अच्छी तरह से। सेल है, उसमें न्यूक्लियस, न्यूक्लियस में क्रोमोसोम, क्रोमोसोम में डीएनए और प्लस क्या होता है? प्रोटीन होता है। तो ये देखिए यही है डीएनए जिसके बारे में हम लोगों को जानना है। ठीक है, तो ये डीएनए आप देख सकते हैं। ये डीएनए क्या है? केमिकल है और जेनेटिक मटेरियल है जिसमें बहुत सारे आप देख सकते हैं यहाँ कोडिंग दिख रहा होगा आपको। ठीक है, इतनी बातें आप समझ गए। अब देखिए, अब मैंने आपको क्या बताया, एक सेल से हम लोगों को जब सेल डिवीज़न होगा तो 2 सेल बनाना होगा। एक सेल से कितना बनाना होगा? 2 सेल। या फिर माइटोसिस में एक सेल से 2 सेल बन रहा है और मियोसिस में कितना बनेगा? मान लीजिए 4 सेल बनेगा। थोड़ा डिटेल आपको समझना होगा तभी समझ में आएगा। तो ये देखिए ये 46 क्रोमोसोम आया और ये क्या हो गया? 46 क्रोमोसोम आया। अब देखिए माइटोसिस में क्या हुआ? क्रोमोसोम का संख्या डबल हो रहा है। क्रोमोसोम डबल होगा तभी तो दोनों में जाएगा। तो क्रोमोसोम का संख्या डबल होगा मतलब कि उसमें जो मटेरियल है उसे भी क्या होना होगा? डबल होना होगा। इसका मतलब डीएनए को भी क्या होना होगा? डबल होना होगा। इसका मतलब है कि डीएनए में वृद्धि करनी पड़ेगी, मतलब डीएनए को रेप्लिकेट करना पड़ेगा, अपने जैसा कॉपी बनाना पड़ेगा। ठीक है, इस प्रकार से मियोसिस में भी एक सेल से 4 बनता है और चारों में 23 क्रोमोसोम होते हैं। और यहाँ भी ये जो जेनेटिक मटेरियल है उसे क्या होना होगा? बढ़ना होगा, मतलब उसमें वृद्धि करनी होगी। इतनी बात आप समझ पा रहे हैं? चलिए, तो अब हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं और अब हम सारी बातों को समझ गए हैं और अब कोई परेशानी नहीं होगी समझाने में। चलिए, तो जो मैंने बातें आपको बताई, यदि आपको अभी भी नहीं समझ में आया तो उसे आप दोहरा लें तो आपको अच्छी तरीके से यह समझ में आएगा। ऑर्गेनिज्म लुक सिमिलर बिकॉज देयर बॉडी डिज़ाइन आर सिमिलर। ऑर्गेनिज्म सिमिलर क्यों दिखते हैं? क्योंकि उसका बॉडी डिज़ाइन क्या होता है? सिमिलर होता है। तो हम लोग कहाँ तक बढ़ गए थे? देखिए हम लोग कहाँ तक बढ़ गए थे। सेल में हम लोगों ने देखा था न्यूक्लियस में क्या होता है? क्रोमोसोम, क्रोमोसोम में होता है डीएनए प्लस क्या होता है? प्रोटीन। ये मैंने आपको पढ़ा दिया है। अब ये देखिए ये जो डीएनए है, अब थोड़ा मैं आगे और बता दे रहा हूँ आपको। ये जो डीएनए है इससे बनता है आरएनए और इससे बन जाता है आपका प्रोटीन और इसी प्रोटीन से बनता है बॉडी डिज़ाइन। आप देख सकते हैं डीएनए कहाँ है? अब आपको समझ में आ गया डीएनए कहाँ है? क्रोमोसोम में है। तो डीएनए आरएनए बनाता है और आरएनए से क्या बनता है? प्रोटीन। और प्रोटीन क्या बनाता है? हमारा बॉडी डिज़ाइन बनाता है। इसका मतलब हमारा जो बॉडी डिज़ाइन है वो किस प्रकार का होगा? उसे कौन रेगुलेट करता है? तो डीएनए करता है। ठीक है, और ये कहाँ मौजूद है? तो क्रोमोसोम में मौजूद है। इतनी बात आपको अच्छी तरीके से समझ में आनी चाहिए, तभी जो मैं आपको आगे पढ़ा रहा हूँ वो समझ में आएगा। और मुझे उम्मीद है कि आपको ये बातें समझ में आ रही होंगी। चलिए, तो आगे बढ़ते हैं। इफ़ बॉडी डिज़ाइन आर टू बी सिमिलर, द ब्लूप्रिंट्स ऑफ दिस डिज़ाइन शुड बी सिमिलर। Thus, reproduction at its most basic level will involve making copies of the blueprints of body design. In class 9th, we learned that the chromosomes in the nucleus of a cell contain information for inheritance of features from parent to next generation in the form of DNA. तो ये बात मैंने इस लाइन को आपको डिटेल में पढ़ा दिया है। देखिए एकदम क्लियर लिखा हुआ है। सेल है, सेल में न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में क्रोमोसोम है और क्रोमोसोम में क्या होता है? डीएनए होता है। और देखिए डीएनए का फुल फॉर्म यहाँ से पूछा जाएगा आपको, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड।
यहाँ राइबो है, इसे राइबोज ना कर दें, ये राइबो है, इसे याद रखें। तो यहाँ से पहला क्वेश्चन आपका आ गया। क्या मैंने बताया? सेल, सेल में न्यूक्लियस, न्यूक्लियस में क्रोमोसोम, क्रोमोसोम से क्या हो गया? डीएनए, डीएनए से बनेगा आरएनए, आरएनए से क्या बनेगा? प्रोटीन, प्रोटीन से क्या बनेगा? बॉडी डिज़ाइन। तो ये यदि आपको सीक्वेंस याद है तो आप सारी बातों को समझ रहे हैं और आपको कोई परेशानी नहीं होगी। द डीएनए इन द सेल न्यूक्लियस इज़ द इंफॉर्मेशन सोर्स फॉर मेकिंग प्रोटीन्स। तो ये मैंने बता दिया कि ये जो डीएनए है वही इंफॉर्मेशन सोर्स है जिससे कि क्या बनता है? प्रोटीन बनता है। क्या चीज़ बनता है? प्रोटीन। और अल्टीमेटली यही प्रोटीन क्या बनाता है? बॉडी डिज़ाइन बनाता है। डिफरेंट प्रोटीन्स विल इवेंचुअली लीड टू अल्टर्ड बॉडी डिज़ाइन। एक लाइन छूट गया। इफ़ द इंफॉर्मेशन इज चेंज्ड डिफरेंट प्रोटीन विल बी मेड, डिफरेंट प्रोटीन विल इवेंचुअली लीड टू अल्टर्ड बॉडी डिज़ाइन। मैं समझा दे रहा हूँ क्या कह रहा है ये। देखिए हम लोगों ने क्या पढ़ा? डीएनए है, डीएनए से क्या बन गया? आरएनए, आरएनए से क्या बन गया? प्रोटीन, और प्रोटीन से क्या बन गया? बॉडी डिज़ाइन। अब देखिए यदि कोई डीएनए में चेंज होता है तो वह चेंज कहाँ जाएगा? आरएनए में। और आरएनए में कोई चेंज हो जाता है वह कहाँ आएगा? प्रोटीन में। और प्रोटीन में जब चेंज होगा तो वह कहाँ आ जाएगा? बॉडी डिज़ाइन में। इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि एक लिंक है। हमारा जो बॉडी डिज़ाइन है वह कौन रेगुलेट कर रहा है? डीएनए। तो ये क्लियर लिखा हुआ है। यदि डिफरेंट प्रोटीन विल बी मेड, यदि ये जो इन्फॉर्मेशन डीएनए में वो चेंज हो जाए, इफ़ द इंफॉर्मेशन इज चेंज्ड इन डीएनए डिफरेंट प्रोटीन्स विल बी मेड, डिफरेंट प्रोटीन विल इवेंचुअली लीड टू अल्टर्ड बॉडी डिज़ाइन। और ये जब प्रोटीन अलग प्रकार का बनेगा तो बॉडी डिज़ाइन भी क्या हो जाएगा? चेंज। तो आप कह सकते हैं कि ये सारा जो इन्फॉर्मेशन है बॉडी डिज़ाइन के लिए बनाने के लिए वो कहाँ पे है मौजूद है? तो डीएनए में मौजूद है। चलिए आगे देखते हैं थोड़ा सा और। देयरफॉर अ बेसिक इवेंट इन रिप्रोडक्शन इज़ द क्रिएशन ऑफ अ डीएनए कॉपी। तो चलिए अब ये जो डीएनए कॉपी बन रहा है, मान लीजिए जो पेरेंट से ये डीएनए आ रहा है, यदि इसमें कुछ चेंज आए तो आप समझ सकते हैं कि ये किस पे इफ़ेक्ट करेगा? बॉडी डिज़ाइन पे इफ़ेक्ट करेगा। Therefore, a basic event in reproduction is the creation of a new DNA copy। तो मैंने आपको अभी बताया था कि ये जो DNA है अपने संख्या में क्या करेगा? वृद्धि करेगा। और उसे हम लोग क्या बोल रहे थे? DNA रेप्लिकेशन कह रहे थे। सेल्स यूज केमिकल रिएक्शंस टू बिल्ड कॉपीज ऑफ देयर DNA। और सेल में बहुत सारे केमिकल प्रक्रियाएं होती हैं जिसके द्वारा वह डीएनए की संख्या को क्या करता है? बढ़ाता है। क्यों बढ़ाता है? ताकि वह नेक्स्ट सेल में उसे भेज सके। दिस क्रिएट्स 2 कॉपीज ऑफ डीएनए इन अ रिप्रोड्यूसिंग सेल। तो इस प्रकार से डीएनए का कॉपी बनता है। यहाँ पे रिप्रोड्यूसिंग सेल लिखा हुआ है, लेकिन या तो रिप्रोड्यूसिंग सेल हो या ना हो, डीएनए का कॉपी दोनों जगह बनता है। एंड दे विल नीड टू बी सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर। और इसके बाद वे एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। However, keeping one copy of DNA in the original cell and simply pushing the other one out would not work। तो ये थोड़ा समझने का है। एनसीईआरटी में बहुत सारी बातें बताई गई है जो कि यदि मैं आपको सीधे सीधे पढ़ाऊँ तो समझ में नहीं आएगी। तो इसके लिए आपको बहुत सारे अलग अलग बातों को जानना पड़ेगा। चलिए तो मैं थोड़ा और बात आपको बताता हूँ तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। ये देखिए यही है डीएनए का डबल स्ट्रैंड। अब ये कहाँ पे है? मान लीजिए न्यूक्लियस में है, और ये न्यूक्लियस कहाँ है? मान लीजिए किसी सेल में है। अब ये जो एक डीएनए है, ये देखिए डबल स्ट्रैंड मतलब एक डीएनए है। इस एक डीएनए से 2 डीएनए बन गया। कितना डीएनए बन गया? 2। ठीक है, तो ये दोनों डीएनए कहाँ मौजूद है? इसी सेल में मौजूद है। देखिए इसी सेल के न्यूक्लियस में ये दोनों डीएनए मौजूद है। अब ये जो डीएनए है एक 2 कॉपी हो गया। तो अब ये जो सेल चाहता है मान लीजिए कि इस डीएनए को बाहर भेज दे, तो क्या सिर्फ डीएनए को यहाँ भेजा जा सकता है? नहीं, सिर्फ डीएनए को यहाँ नहीं भेजा जा सकता है। इसके लिए इसे पूरा सिस्टम रखना होगा। ऐसा नहीं है कि डीएनए बना दिया और फिर डीएनए को बाहर भेज दिया। तो इसे ही हम लोगों ने क्या पढ़ा था? सेल डिवीज़न। कि जब ये डीएनए बना
तो यदि सेल बनता, यदि 2 नए सेल बन जाते तो ये जो 2 कॉपी बना, एक कॉपी यहाँ चला जाएगा और एक कॉपी यहाँ चला जाएगा। इसी बात को यहाँ डिटेल में समझाया गया है। हाउएवर कीपिंग 1 कॉपी ऑफ डीएनए इन द ओरिजिनल सेल, मतलब क्या कि अब तो यहाँ 2 डीएनए बन चुका है, तो इसे एक को इसी में रखा जाए एंड सिंपली पुशिंग द अदर वन आउट, और दूसरे को बाहर फेंक दिया जाए। समझ रहे हैं बात को? एक को उसी सेल में रखना है तो क्या दूसरे को आप बाहर फेंक सकते हैं क्या? तो बिल्कुल भी नहीं फेंक सकते हैं। बोल रहा है वुड नॉट वर्क, यह बिल्कुल भी काम नहीं करेगा, क्योंकि आप ऐसा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इससे बाहर यदि आपको भेजना है तो उसके लिए भी एक पूरा मैकेनिज़्म होना चाहिए। इसका मतलब उसको एक सेल में ही बाहर भेजा जा सकता है। तो अब ये सिंपल हो गया कि यदि ये सेल डिवीज़न होता है तो ये डीएनए 2 सेल में पहुंच जाएगा, इसी एक सेल से 2 सेल बन जाएंगे। ठीक है, इसी एक सेल से कितने बन जाएंगे? 2 सेल, या फिर मान लीजिए कभी 4 सेल भी बनते हैं, उतना डिटेल में नहीं आपको पढ़ा रहा हूँ। तो अब देखिए, एक डीएनए इसमें आ जाएगा और एक डीएनए इसमें आ जाएगा। यहाँ आप देख सकते हैं क्लियर लिखा हुआ है, बिकॉज द कॉपी पुश्ड आउट वुड नॉट हैव एनी ऑर्गेनाइज्ड सेलुलर स्ट्रक्चर फॉर मेंटेनिंग लाइफ प्रोसेसेस। तो जैसा कि मैंने बताया, यदि ये 2 डीएनए कॉपी होता है तो एक डीएनए को आप बाहर ऐसे ही नहीं फेंक सकते हैं। इसके लिए आपको क्या चाहिएगा? एक सेल चाहिएगा। Therefore, DNA copying is accompanied by the creation of an additional cellular apparatus, and then the DNA copies separate, each with its own cellular apparatus. Effectively, a cell divide to give rise to 2 cells. मतलब कि यदि इस DNA को आगे की ओर भेजना है तो सेल डिवीज़न करना होगा। तो आपने देखा मैंने कितनी बातें आपको बताई। ये छोटी छोटी बातें आप जानेंगे तभी इन सारी बातों को समझ पाएंगे, नहीं तो यदि मैं पढ़ाना शुरू कर दूँ लाइन से सिर्फ, तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो उसके बाद ये जो नेक्स्ट पारा है इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।